यूरोप का मैप आप लोगों ने देख लिया। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे मेकिंग ऑफ यूरोप की। किस तरीके से यूरोप में नेशनलिज्म का आइडिया उत्पन्न हुआ, कंजर्वेटिव का क्या रोल था, रिवॉल्यूशनरी का क्या रोल था, मिडिल क्लास कैसे डेवलप हुए और लिबरल नेशनलिज्म क्या था। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, मिडिल क्लास क्या है, लिबरल नेशनलिज्म क्या है, उनके अलग अलग ग्राउंड्स पे पढ़ा था, पॉलिटिकल ग्राउंड्स एंड इकोनॉमिक ग्राउंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंजर्वेटिव्स के बारे में एंड रिवॉल्यूशनरीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टिज एसएसटी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 कब हुआ? जैसे ही 1815 में नेपोलियन डिफीट हुआ। अगर आप लोगों को नेपोलियन के बारे में नहीं पता है और मैं क्या बात कर रही हूँ, अगर आप लोगों को ये नहीं पता है तो आप लोग तुरंत जाइए और मेरे इसी चैप्टर के वीडियो पार्ट 3 को देखिए, आप लोगों का सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए, कंजर्वेटिज्म की बात मैं कर रही थी। जिस तरीके से नेपोलियन डिफीट हुआ, जैसे ही नेपोलियन डिफीट हुआ वैसे ही कंजर्वेटिज्म अपराइज किया सोसाइटी में। नेपोलियन का डिफीट, कंजर्वेटिज्म, स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म ऊपर उठा। कब? 1815 में। डेट्स आर इम्पॉर्टेंट। हाँ, इस चैप्टर से आपको मैप वर्क नहीं पूछा जाएगा। मैप वर्क आपको सिर्फ और सिर्फ नेशनलिज्म इन इंडिया से ही पूछा जाएगा। वो मैं आपके सिलेबस के कंप्लीशन के बाद करवा दूंगी, उसका टेंशन आप लोग नहीं लीजिए। लेकिन सिर्फ मैप वर्क, बाकी आपको डेटा याद रखना चाहिए, थीम याद रखना चाहिए, ताकि आप सारे स्टोरीज को अच्छे से समझ के और देन उसका आंसर कर सको। तो चलिए, कंजर्वेटिज्म, डिफीट ऑफ नेपोलियन एंड स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म हाई होता है। तो कंजर्वेटिज्म का मतलब आखिर क्या होता है? इज्म। जहाँ पे भी आपको इज्म वर्ड लिखा हुआ दिखा, इसका मतलब होता है आइडियोलॉजी। वैसे ये सारे पॉइंट्स मेरे नोट्स में भी दिए गए हैं, बट फॉर एक्सप्लेनेशन आई एम राइटिंग हियर। क्लियर है? तो इज्म जहाँ पे भी लिखा हुआ हो उसका मतलब होता है आइडियोलॉजी। तो कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या हुआ? कंजर्वेटिव्स, यानी कि जो ओल्ड एरिस्टोक्रेटिक लोग थे वो वापस आ रहे थे। ठीक है, तो ओल्ड एरिस्टोक्रेटिक पीपल का आइडिया क्या था, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, तो उस आइडियोलॉजी को ही हम लोग क्या नाम दिए? कंजर्वेटिज्म का। तो कंजर्वेटिव्स क्या चाहते थे कि जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है वो ट्रेडिशनल सिस्टम ना चलता रहे। अगर ट्रेडिशनल सिस्टम अच्छा है तो, और अगर नहीं अच्छा है तो उसको हम लोग चेंज करेंगे। लेकिन कंजर्वेटिज्म का कहना ये नहीं था कि ट्रेडिशनल सिस्टम अगर ख़राब भी है तो उसको हम लोग वापस लाएंगे। नहीं, ट्रेडिशनल सिस्टम अगर अच्छा है तो हम लोग ग्रेजुअली उस पर भी काम करेंगे और एट लास्ट क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा चेंजेस लाएंगे। ठीक है, कंजर्वेटिज्म ये बोलते थे कि हम लोग ट्रेडिशनल नोशंस पे चलेंगे, बट अगर ट्रेडिशनल नोशन थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है तो उसको थोड़ा साइड भी कर देंगे, और अगर मॉडर्नाइजेशन की तरफ अगर हम लोग जा रहे हैं कि कुछ अगर अच्छा हमको मिले तो उसको रख लो। क्लियर है यहाँ तक? कंजर्वेटिज्म का आइडिया क्या था? कंजर्वेटिज्म में ये बोला गया कि हम लोग ट्रेडिशनल नोशन, ट्रेडिशनल थीम को स्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, ग्रेजुअली उसको स्टैब्लिश भी करेंगे, और अगर मॉडर्न स्टेट में, अगर मॉडर्नाइजेशन में कुछ हम लोगों को अच्छा दिख रहा है तो उसको भी रख लेंगे, उसको हटा नहीं देंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो क्या कंजर्वेटिज्म चेंज के अगेंस्ट थे? वर द कंजर्वेटिज्म अगेंस्ट द चेंज? क्या कंजर्वेटिज्म अगेंस्ट द चेंज थे? नहीं। कुछ लोग क्या कर रहे थे, कुछ लोग प्रपोज नहीं किए थे इस चीज़ को कि ठीक है, कुछ लोगों का ये कहना था कि नहीं, हम लोग ट्रेडिशनल व्यूज़ को ही सिर्फ लाएंगे। बट कुछ लोग बोले थे कि अगर मॉडर्न स्टेट्स में अगर मॉडर्नाइजेशन के थ्रू कुछ अच्छा है तो उसको रखने में क्या हर्ज है।
ठीक है, उसको रखने में क्या दिक्कत है। तो मोस्ट कंजर्वेटिज्म डिडंट प्रपोज अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रिवॉल्यूशनरी चेंज। बहुत लोग ये भी बोल रहे थे कि पहले के चेंजेस को नहीं लाना है, अब जो स्टार्टिंग से है यहाँ पे पहले से स्टैब्लिश्ड है उसी पे हम लोग काम करते हैं। लेकिन मॉडर्नाइजेशन इन फैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक द मोनार्की। अब मोनार्की सिस्टम में कुछ मॉडर्न फॉर्म्स भी आए थे, कुछ मॉडर्न वेव्स भी आए थे। तो कंजर्वेटिव्स का क्या मानना था कि अगर कुछ अच्छा है तो उसको रख लो, अगर मोनार्की सिस्टम में भी कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको आप लोग रख सकते हैं। जैसे अब मॉडर्नाइजेशन के थ्रू क्या क्या हुआ, तो मॉडर्न आर्मी बनी, एबोल्यूशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्फडम्स हुए। ये सारा पार्ट मैंने पढ़ाया है कि सर्फडम्स किसको बोलते हैं, एबोल्यूशन ऑफ फ्यूडलिज्म कब हुआ था, क्यों हुआ था, किसके थ्रू हुआ था। ठीक है, अगर कहानी नहीं याद है तो आप लोग जाके प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब इन सब के कारण क्या हुआ कि ओल्ड ऑटोक्रेटिक एम्पायर जो था यूरोप में वो फिर से डेवलप हो गया विथ मॉडर्न नोशंस, विथ मॉडर्नाइजेशन। उसके बाद तो अभी मैंने क्या क्या बात किया, डिफीट ऑफ नेपोलियन, स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म हाई होता है, तो आफ्टरमैथ क्या निकल के आता है वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। ट्रिटी ऑफ वियना में एक ट्रिटी साइन होती है, अब उस ट्रिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक आप लोग यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट, ट्रिटी ऑफ वियना था क्या। तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बोला कि कंजर्वेटिज्म वापस पावर में आ रहे थे आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815। तो उसके अंदर क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, तो इसके लिए एक पीसफुल ट्रिटी साइन किया गया वीना में। वीना कहाँ है, ऑस्ट्रिया में, और ये ट्रिटी वीना में साइन किया गया, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया ट्रिटी ऑफ वियना। चलिए, व्हाट इज द ट्रिटी ऑफ वियना। ट्रिटी ऑफ वियना था क्या, तो इस ट्रिटी में सबसे पहले 4 मेजर कंट्री जो थे वो यूरोपियन पावर्स को शो कर रहे थे। वो कंट्री कौन कौन से थे, प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन। पर्व आप लोग प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, क्लियर है। तो ये चारों कंट्री का नाम आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। कौन कौन से कंट्री थे, प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन। तो चलिए, अब ये लोग मिलके क्या किए थे, ये चारों कंट्री मिलके क्या किए थे कि नेपोलियन को डिफीट कर दिए थे। नेपोलियन का डिफीट हुआ, उसके बाद ये लोग सारे वियना में मीटिंग किए। उस मीटिंग में सेटलमेंट ऑफ यूरोप की बात की गई। ठीक है, ये चारों मिलके क्या किए, नेपोलियन को डिफीट किए, वियना में मीटिंग किए। वियना कहाँ है, ऑस्ट्रिया में है। वियना कहाँ है, ऑस्ट्रिया में है। और चूंकि ये मीटिंग वियना में हुआ, इसीलिए इस ट्रिटी का नाम रख दिया गया ट्रिटी ऑफ वियना। और उस ट्रिटी में किस चीज़ की बात की गई थी, तो सेटलमेंट ऑफ यूरोप की बात की गई थी। उसके बाद जो कांग्रेस था, ये कांग्रेस वो पॉलिटिकल पार्टी वाला कांग्रेस मत समझ लेना आप लोग। कांग्रेस का मतलब ही होता है मीटिंग, क्लियर है, कांग्रेस का मतलब ही होता है मीटिंग। तो जो कांग्रेस था यानी कि जो मीटिंग थी वो किसके द्वारा होस्ट की गई थी, तो वो ऑस्ट्रिया में हुआ था। तो वहाँ का जो चांसलर था वो क्या बोला कि मेरे यहाँ हो रहा है मीटिंग, यानी कि एक तरह से मेरे घर में हो रहा है मीटिंग, तो यहाँ के मीटिंग को होस्ट मैं करूँगा। तो वहाँ का ऑस्ट्रियन चांसलर जो है वो इस मीटिंग को होस्ट करता है। उसका क्या नाम था, ड्यूक मेटरनिक। क्या नाम था, ड्यूक मेटरनिक। चलिए, नाम आप लोग याद रखिएगा, एमसीक्यू में भी पूछा जाता है, ड्यूक मेटरनिक। अब इस ट्रीटी ऑफ वियना का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना, क्लियर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो ट्रीटी ऑफ वियना का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मोनार्की को फिर से इस्टेब्लिश करना है। क्यों, क्योंकि जो कंजर्वेटिज्म आए, जो कंजर्वेटिव पीपल्स आए, यानी कि कंजर्वेटिज्म जो आइडियोलॉजी आई
यूरोप में, फ्रांस में, वो किस पे बेस्ड था? वो मोनार्की सिस्टम पे बेस्ड था। इसीलिए मोनार्की को रीस्टोर करना ही इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। किसका? ट्रीटी ऑफ वियना का। सो ट्रीटी ऑफ वियना का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव था टू रीस्टोर मोनार्की दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन, जो नेपोलियन के द्वारा ख़त्म करवा दी गई थी, बट कंजर्वेटिज्म आए, इसीलिए हम लोगों को मोनार्की को वापस से रीस्टोर करना है। अब ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर क्या क्या चेंजेस आए, उस चेंजेस को हम लोग देखते हैं। चलिए, चेंजेस क्या क्या आया? तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के वक्त जो बर्बन डायनेस्टी ख़त्म हो चुकी थी, ये आप लोग क्लास 9 के चैप्टर 1 में पढ़े होंगे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो जो उस वक्त बर्बन डायनेस्टी ख़त्म हो चुकी थी, उस बर्बन डायनेस्टी के पावर को भी रीस्टोर करना है। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया? जितने भी सीरीज ऑफ स्टेट थे, बाउंड्रीज पे जितने भी स्टेट्स लगाए गए थे, किससे? जो भी लड़ाई होता था, जो भी एक्सपेंशन हो रहा था फ्रांस के ऊपर, उससे बचने के लिए तो वो सारा एक सीरीज ऑफ स्टेट फिर से लगाया गया, ताकि वापस से फ्रेंच रिवॉल्यूशन ना स्टार्ट हो जाए। क्यों लगाया गया? टू प्रिवेंट फ्यूचर एक्सपेंशन इन फ्रांस। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, और इस सब के वजह से क्या हुआ? किंगडम ऑफ नेदरलैंड इंक्लूडिंग बेल्जियम, ठीक है, नेदरलैंड वाज नॉट इन बेल्जियम, इंक्लूडिंग बेल्जियम, ठीक है। तो किंगडम ऑफ नेदरलैंड इंक्लूडिंग बेल्जियम, ये सबको कहाँ पर रखा गया? मैंने क्या बोला कि एक सीरीज ऑफ स्टेट्स को बाउंड्रीज पर रखा गया। क्यों? फ्रांस में फ्यूचर एक्सपेंशन से बचाने के लिए, ठीक है। तो जो किंगडम ऑफ नेदरलैंड था, बेल्जियम के साथ मिलके उनको नॉर्थ साइड में रखा गया। जेनोवा को पेडमोंट के साथ ऐड करते हुए उनको सदर्न साइड में रखा गया। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद क्या होता है? प्रूशिया को वेस्टर्न फ्रंटियर्स के न्यू टेरिटरीज को संभालने का काम दे दिया गया, और ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली को संभालने का काम दे दिया गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा? चेंजेस देखा कि किस तरीके से ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर चेंजेस आए। क्या क्या चेंजेस आए? बर्बन डायनेस्टी दोबारा से रिस्टोर हुई, बाउंड्रीज पे न्यू सीरीज ऑफ स्टेट्स को रख दिया गया टू प्रिवेंट द एक्सपेंशन, फ्यूचर एक्सपेंशन इन फ्रांस। उसके बाद बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स मिलके बाउंड्रीज़ को कैप्चर करके उसको प्रिवेंट कर रहे थे फ्रॉम रिवॉल्यूशन। और किस तरीके से यहाँ पे कंजर्वेटिज्म आए आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आप लोग इसको नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, न्यू कंजर्वेटिज्म वर्सेस द सोसाइटी। तो आखिर न्यू कंजर्वेटिव्स कब आए? 1815 में आए। ठीक है, तो उसके बाद सोसाइटी का क्या रोल था, सोसाइटी में क्या क्या हुआ। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स को लेके हम लोग समझेंगे। कंजर्वेटिव रिगाइम या कंजर्वेटिव रिजाइम, आप लोग इसको किसी भी तरह से प्रोनाउंस कर सकते हो, या तो रिजाइम या तो रिगाइम। कंजर्वेटिव रिगाइम 1815 में आया। ठीक है, आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन। ये बात मैं बार बार बोल रही हूँ और आप लोग भी इसे नहीं भूलिएगा। आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1859 द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म केम इनटू पावर। सो उस वक्त क्या हुआ, चलिए देखते हैं। मोस्ट ऑफ देम imposed censorship laws to control what was said in newspaper, plays, songs, books, magazines। तो उस वक्त क्या हुआ, बहुत सारे लोग क्या किए, सेंसरशिप लॉज को इम्पोज किए, जो भी न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन्स, प्ले, सॉन्ग्स, इन सब में फैल रहा था। क्यों? ताकि जो आइडिया ऑफ लिबर्टी है, जो आइडिया ऑफ फ्रीडम है लोगों के बीच में, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के वक्त आया था, वो रिफ्लेक्ट हो। ठीक है, वो क्या हो, वो वापस से रिफ्लेक्ट हो। उसके बाद इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो मेमोरी था, वो लिबरल्स के अंदर
जो भी लिबरल्स थे, जो भी फ्रीडम को एसोसिएट करते थे, उसको बिलोंग करते थे, उसके लिए लड़ाई की थी, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था लिबरल नेशनलिज्म के अंदर। तो उसके कारण क्या हुआ कि जितने भी लिबरल्स थे उनके अंदर फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो कहानी था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट था, वो बिना रुके चलते रहा। क्यों? ताकि हमको जब कुछ याद रहेगा कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो मेरे अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग और अच्छे से आएगी और हम और अच्छे से इसके अगेंस्ट लड़ाई करेंगे। तो न्यू कंजर्वेटिज्म आइडिया में हम लोगों ने क्या क्या देखा कि कंजर्वेटिव्स का क्या आइडिया था, वो क्या चाहते थे। क्या चाहते थे कंजर्वेटिज्म? ट्रेडिशनल लाना चाहते थे या नहीं चाहते थे? ये आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि वो लोग क्या चाहते थे, ट्रेडिशनल नोशन लाना चाहते थे या नहीं चाहते थे, और चाहते थे तो किसके साथ भी चाहते थे। ठीक है, वाई, व्हेन एंड हाउ। ठीक है, तो किस तरीके से कंजर्वेटिज्म आया सोसाइटी में। उसके बाद ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर हम लोगों ने देखा कि क्या क्या चीज़ें चेंजेस हुई, आखिर ट्रीटी ऑफ वियना साइन कब हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, उसके बाद सोसाइटी में क्या क्या हुआ, लोगों के मेमोरीज़ के साथ क्या क्या हुआ, लोगों को पहले से फ्रेंच रिवॉल्यूशन के मेमोरीज़ को याद दिलाते रहा गया ताकि उनका जो इम्पैक्ट है वो सोसाइटी पे अच्छे से पड़े। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिवॉल्यूशनरीज कौन कौन थे। ठीक है, तो रिवॉल्यूशनरी का क्या कॉन्सेप्ट था, क्या आइडिया था, और हम लोग एक दो रिवॉल्यूशनरी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो जैसे ही कंजर्वेटिव रिगाइम आता है, कब आता है? 1815 में। तो वो क्या करता है? इट ड्रोव मेनी लिबरल नेशनलिस्ट, बहुत सारे लिबरल नेशनलिस्ट को उठाता है और बोलता है चलो हम लोग अपना काम करते हैं, हम लोग एक सीक्रेट मिशन रेडी करते हैं। ठीक है, तो सीक्रेट सोसाइटीज़ को वो लोग क्या करता है, वो लोग खुल के काम नहीं करता है, वो लोग सीक्रेटली अपना मिशन बनाता है, अपने आप को तैयार करता है कि हम लोगों को किस तरीके से सोसाइटी में खुद को रिप्रेजेंट करना है। तो वो क्या करता है, वो पूरे यूरोप में फैला देता है अपने सीक्रेट स्टेट्स को, अपनी आइडियाज़ को, और उसके बाद रिवॉल्यूशनरी बनके अपने आइडियाज़ को स्टेब्लिश करता है सोसाइटी में। ठीक है, तो रिवॉल्यूशनरी का मेन मोटिव क्या था, आखिर वो लोग चाहते क्या थे? वो लोग क्या चाहते थे कि उनका बस एक कमिटमेंट था, क्या? मोनार्कियल फॉर्म जो वियना मीटिंग के बाद आया, जो ट्रीटी ऑफ वियना यानी कि वीना कांग्रेस, मैंने यहाँ पे वीना कांग्रेस लिखा है। इट मीन्स जितना भी चेंजेस और जो भी पीसफुल ट्रीटी साइन किया गया अंडर ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना कब साइन हुआ था, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दोगे। चलिए, वियना कांग्रेस, कांग्रेस मतलब मीटिंग। तो वियना कांग्रेस के अंदर जितने भी चेंजेस हुए, जो कुछ भी हुआ, जितने भी मोनार्कियल फॉर्म्स आए, उन सबको अपोज करना रिवॉल्यूशनरी का मेन मोटो था। ठीक है, अब उसके बाद वो लोग क्यों ऐसा करते थे? क्योंकि उन लोगों को फ्रीडम चाहिए था और मोनार्की सिस्टम के अंदर उन लोगों को फ्रीडम अच्छे से नहीं मिल पा रहा था। उसके बाद वो लोग क्या किए, फ्रीडम के लिए लड़ाई करने के लिए वो लोग अपना एक और मेन मोटिव बनाए, क्या? क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट। उन लोगों का कहना था कि नेशन स्टेट का अगर हम लोग क्रिएशन करेंगे तो ये हम लोगों का जो फाइट है अगेंस्ट लिबरल्स, अगेंस्ट लिबर्टी एंड फ्रीडम, वो हम लोगों को एक नेसेसरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा कि हाँ, इन लोगों को फ्रीडम चाहिए सोसाइटी में। तो रिवॉल्यूशनरी का क्या मोटो था कि जो ट्रीटी ऑफ वियना के अंडर जो ट्रीटी साइन किया गया मोनार्की फॉर्म को लाने के लिए, जो मोनार्की सिस्टम आया उसको अपोज करना और नेशन स्टेट का क्रिएशन करवाना। क्यों? क्योंकि उन लोगों को फ्रीडम चाहिए था, लिबर्टी चाहिए था। क्लियर है? अब हम लोग एक रिवॉल्यूशनरी के बारे में पढ़ेंगे, ग्यूसेपी मज़ीनी। तो आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं एक रिवॉल्यूशनरी के बारे में जिसका क्या नाम था, ग्यूसेपी मज़ीनी। वो कौन थे? आप लोगों को यहाँ पे फोटो में दिख रहा होगा। तो
गिउसेपी मजीनी, हालांकि आइडेंटिफाई करने नहीं आता एग्जाम में, बट ऐसे ही मैंने फोटो डाल दिया। गिउसेपी मजीनी एक इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे जो जेनेवा 1807 में बॉर्न हुए थे। कहाँ बॉर्न हुए थे? जेनेवा में। कब बॉर्न हुए थे? 1807 में। इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे। चलिए, अब इटालियन रिवॉल्यूशनरी के बाद उन्होंने क्या किया था? सीक्रेट सोसाइटी, जो सीक्रेट सोसाइटी रिवॉल्यूशनरीज की चल रही थी अंडरग्राउंड में, उसके ये मेंबर थे कार्बोनारी के अंदर। ठीक है, सीक्रेट सोसाइटीज अंडर कार्बोनी के अंदर ये एक मेंबर थे वहाँ के। और एट द यंग एज ऑफ 24 ही वॉज सेट टू एक्साइल, उनको एग्जाइल कर दिया गया, यानी कि 24 के एज में ही 1831 में उनको एग्जाइल कर दिया गया। एग्जाइल का मतलब होता है देश निकाला दे देना। ठीक है, तो वो सीक्रेटली अपने रिवॉल्यूशनरी मेंबर्स के साथ मिलके काम कर रहे थे और 1831 में एट द एज ऑफ 24 उनको देश निकाला का ऑफर दे दिया गया और उनको निकाल दिया गया। चलिए, उसके बाद क्या वो सब्सिक्वेंटली क्या करते हैं ना कि 2 अंडरग्राउंड सोसाइटी को ढूंढते हैं, 2 मोर अंडरग्राउंड सोसाइटीज। पहला क्या था? यंग इटली इन मर्सिलीज और यंग यूरोप इन बर्न। बर्न इज इन स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो उन्होंने 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज को फाउंड किया। पहला क्या था? यंग इटली इन मर्सिलीज एंड यंग यूरोप इन बर्न। ठीक है, अब उनकी आइडिया क्या क्या थी? किसकी आइडिया? गिउसेपी मजीनी की। तो गिउसेपी मजीनी की आइडिया क्या था? तो ही बिलीव्ड दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। उनका ये मानना था कि भगवान जो नेशन का फॉर्मेशन किए हैं वो सब के लिए एक नेचुरल यूनिट है। ठीक है, वो सब के लिए एक नेचुरल यूनिट की तरह माना जाता है। उसके बाद उनका क्या कहना था कि इटली कुड नॉट कंटिन्यूड टू बी द पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स। इटली जो है वो स्मॉल स्टेट्स का एक पैचवर्क है, तो वो उसके जैसे कंटिन्यू अपने आप को नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर उसको अपने आप को कंटिन्यू करेगा तो वहाँ पे इटली को यानी कि इटालियंस को दिक्कत होगा। चलिए, उसके बाद वो क्या बोलता है कि इटली में जो लिबर्टी है वो यूनिफिकेशन, यानी कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली के साथ वो अकेले अपनी काम को संभाल सकता है, अपने लिबर्टी, अपने फ्रीडम, अपने पीपल को, अपने सिटीजन्स को दे सकता है। ये मानना था गिउसेपी मजीनी का। ठीक है, तो मजीनी का क्या कहना था कि मोनार्की सिस्टम को हटा देना चाहिए और जो विजन था उनका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का, ये कंजर्वेटिज्म को डरा दिया था। क्यों डरा दिया था? क्यों? क्योंकि कंजर्वेटिज्म मोनार्की पे बेस्ड रहते थे, उनको तो मोनार्की सिस्टम चाहिए था और वो मोनार्की सिस्टम लाए भी थे सोसाइटी में, यूरोप में। लेकिन गिउसेपी मजीनी एज अ रिवॉल्यूशनरी, उनका क्या मानना था कि सारे लोग अपने अपने सेपरेट यूनिफिकेशन ऑफ स्टेट के साथ रह सकते हैं, अपना फ्रीडम, अपना लिबर्टी इंजॉय कर सकते हैं। तो उनका ये मानना था कि मोनार्की सिस्टम को हटा देना चाहिए और इनका ये आइडिया जो है वो सारे कंजर्वेटिज्म को डरा दिया था। डरा दिया था क्यों? क्योंकि कंजर्वेटिज्म को ये लगने लगा था कि अगर ऐसा हुआ तब तो हम लोगों का रूल ओवर ख़त्म हो जाएगा। तो जो ड्यूक मैटरनिक थे, ड्यूक मैटरनिक कौन थे? ये आप लोग जस्ट अभी मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। जो ड्यूक मैटरनिक थे वो क्या बोले कि गिउसेपी मजीनी इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। क्यों? क्योंकि इनका क्या मानना था कि मोनार्की सिस्टम को हटा देना चाहिए। और ड्यूक मैटरनिक तो उसी से बिलोंग करते थे, मैंने कंजर्वेटिज्म वाले पार्ट में पढ़ाया है। ठीक है, तो उनका ये मानना था कि गिउसेपी मजीनी जो है वो हमारे सोशल ऑर्डर के लिए, वो हमारी सोसाइटी के लिए एक मोस्ट डेंजरस एनिमी ये साबित होते हैं। ठीक है, तो द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसमें हम लोगों ने लिबरल नेशनलिज्म के बारे में देखा, किस तरीके से यूरोप में नेशनलिज्म आया उसके बारे में देखा,
कंजर्वेटिज्म का क्या आइडिया था, क्या रोल था। नेपोलियन की डिफीट के बाद कंजर्वेटिज्म ऊपर उठता है इन 1815 और उसके बाद रिवॉल्यूशनरी का क्या रोल था और एज अ रिवॉल्यूशनरी गिउसेपी मजीनी कौन थे और उनका आइडिया क्या था। तो इतने टॉपिक्स के बारे में हम लोगों ने इस पार्ट में कवर अप किया है। सो इस पार्ट का नोट्स मैं इस पार्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।